जय हिंद बच्चे, जय हिंद। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल बच्चों। राम राम, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हो बच्चे? तुम सबके हालचाल? उम्मीद करता हूँ मस्त हो, स्वस्थ हो। सलाम बच्चे, सलाम, जय हो। क्या हाल चाल है बच्चों सब, तुम सबके? सलाम बेटा, सलाम। हाँ, आज थोड़ा पता नहीं मुझे भी यार, शायद चेंज करेंगे स्लाइड तो थोड़ा चेंज हो जाए, आई डोंट नो। मैं मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ, मस्त हूँ। और बच्चों आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक रह गया है। हाँ बोलिए बेटा। फिल्टर? अरे फिल्टर नहीं लगाया है यार। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बच्चों ये ब्लू आ रहा है लेकिन आपको दिखाई दे रहा है क्या? मतलब मुझे भी नहीं पता ये क्यों ऐसा जूम पे आ रहा है, बोर्ड पे ठीक है। हाँ, अजीब सा थोड़ा लग रहा होगा। हाँ, रुको एक सेकंड, चेंज करेंगे। मुझे नहीं पता ये जूम में क्यों है, बोर्ड पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, थोड़ा चेंज करेंगे, कुछ देर के बाद शायद सही हो। ठीक है, खैर। तो बच्चों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, वेरी गुड मॉर्निंग। और ये थोड़ा सा ब्लू है आज, ठीक है, चेंज हो जाएगा। मे बी कैमरे की वजह से होगा थोड़ा सा। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। चलो रेडी हो जाओ। आ, बच्चों लॉग का डिस्कशन बाकी रह गया था। बेसिक मैथ्स के सारे लगभग चीजें हो गई थी, मैंने आपको बेसिक फॉर्मूले भी बता दिए थे। कल की क्लास में सीरीज भी हम लोगों ने डिस्कशन कर ली थी, मोस्टली सारी सीरीज हो गई थी। चलो अब आज लॉग पढ़ते हैं। ठीक है, आखिरी टॉपिक है, जरा ध्यान से सुनिएगा। बेसिक 3-4 रूल हैं जो आपको पता होना चाहिए और उससे हमारा सारा काम हो जाएगा। तो हेडिंग डाल लीजिए बच्चों, लॉगरिदम्स। हेडिंग डालिए बेटा, लॉगरिदम्स। गुड मॉर्निंग, लॉगरिदम्स। गुड मॉर्निंग बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग। अब बच्चों लॉग होते क्या है पहले तो आप ये समझो, ठीक है। तो लॉग बच्चों फंक्शन है। फंक्शन क्या होता है सर? ये फंक्शन जैसे बच्चों अभी तक हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस पढ़े ना। क्या क्या पढ़ा बेटा हम लोगों ने? साइन एक्स पढ़ा है ना, कॉस एक्स पढ़ा, टेन एक्स पढ़ा, ई के पावर एक्स पढ़ा, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x पढ़ा। तो इसी सीरीज में बेटा लॉग भी आता है। जैसे log x लिखा है, जैसे बच्चों यहाँ पे मैं x की अलग वैल्यू डालूंगा तो मुझे, जैसे x 0 डालूंगा तो साइन 0 0 मिल जाएगा। x 30 डिग्री डालूंगा तो साइन 30 1/2 मिल जाएगा। x 60 डिग्री डालूंगा तो √3/2 मिल जाएगा। उसी तरह यहाँ पे x की अलग अलग वैल्यू डालूंगा तो अलग अलग e मिलेगा, e स्क्वायर मिलेगा, e क्यूब मिलेगा। यहाँ पे x की वैल्यू अलग अलग डालूंगा तो जैसे x बराबर 1 डालूंगा तो 4 मिल जाएगा। x बराबर 2 डालूंगा तो बच्चों 4 और 6 10 मिल जाएगा। तो x की वैल्यू अलग अलग डालोगे तो सब अलग अलग वैल्यूज देंगे। इसी तरह से बेटा log भी एक फंक्शन है जिसके अंदर आप x की अलग अलग वैल्यूज डालोगे तो आपको अलग अलग वैल्यूज मिलेंगे। ठीक है, अब किसी भी log फंक्शन में दो, तो log क्या है पहले आप ये समझ लीजिए बच्चों, फंक्शन है। जैसे हम लोगों ने अभी तक पढ़े हैं सारे, साइन एक्स, ई के पावर एक्स, tan एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, है ना। उसी सीरीज में log भी फंक्शन है। अब बच्चों लॉग को लिखते कैसे हैं? तो देखिए लॉग को ऐसा लिखा जाता है बेटा, लॉग, और यहां पे आप कोई भी नंबर लिखोगे, ठीक है, लॉग एक्स, तो लॉग 2, लॉग 3, लॉग 4, और यहां बच्चों नीचे जो लिखा जाता है, यहां पे एक बेस लिखा जाता है। ठीक है, तो लॉग इसको पढ़ते कैसे? लॉग एक्स बेस ए। ठीक है, पढ़ते कैसे इसको बेटा? लॉग एक्स बेस ए। तो लॉग क्या है? फंक्शन, और इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। हाँ बोलिए, अरे बोलिए बोलिए बेटा, बोलिए। हाँ अभी कुछ नहीं हाँ कुछ नहीं समझाया, हेडिंग डालिए लॉगरिथम्स। और लिख ये बस यही बताए, पहला पॉइंट बताया कि ये फंक्शन होते हैं लॉगरिथम्स। फंक्शन का क्या मतलब हो गया कि जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, ई के पावर एक्स, वो भी सब फंक्शन है। उसी सीरीज में लॉग भी फंक्शन है। ठीक है, तो लॉगरिथम्स क्या होते हैं? लॉग फंक्शंस हैं। लॉग को रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है, लिखेंगे लॉग, LOG। लॉगरिथम पूरा नाम है, लिखते लॉग है।
यहां पे नंबर लिखते हैं और यहां पे बेस होता है, तो पढ़ते इसको ऐसा है log x बेस a, ठीक है। अब जनरली बच्चों दो टाइप के बेस होते हैं, जनरली ऐसा नहीं कि दो ही टाइप के होते हैं, बहुत सारे, आप कोई भी नंबर बना दो। जैसे मैं यहां पे लिख दूं, ध्यान से देखना, मैं लिख दूं log बेस 3x4, ये भी एक log है, ठीक है। मैं कुछ भी लिख दूं log 2 6, ये भी एक log है, मैं ऐसा लिख दूं बेटा log e 3, ये भी एक log है, मैं ऐसा लिख दूं बेटा log 10 5, ये भी सब log, इसकी कुछ ना कुछ सबकी वैल्यूज आएंगी बेटा, है ना। तो आप बेस कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो उसकी वैल्यूज, हालांकि थोड़े रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं बच्चों, हम बहुत ज्यादा मैथ्स में नहीं जाएंगे। बस ये मान लो कि बेस ए भी एक नंबर है और एक्स भी एक नंबर है, लेकिन बच्चों इनमें से जनरली हमको दो बेस देखने को मिलते हैं सबसे ज्यादा। कौन से वो दो बेस होते हैं? एक तो होता है बच्चों लॉग बेस ई, बेस ई आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, और एक दूसरा होता है बेटा लॉग बेस 10, है ना। आपको बेस ई और बेस 10 देखने को बहुत ज्यादा मिलेगा। फिजिकल केमिस्ट्री में बच्चों अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो तो लॉग बेस 10 बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। आप थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन लिखते हैं, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, है ना, 2.303 log 10 v1 by v2 या v2 by v1, है ना। तो वहां पे आपको log 10 देखने को मिलेगा। log e भी के टर्म्स में भी आंसर लिखे जाते हैं। तो जनरली आपको दो बेस देखने को मिलेंगे, या तो e दिख जाएगा बेटा या 10 दिख जाएगा, ठीक है। log बेस e को बेटा हम लोग कभी कभी जल्दी जल्दी में ln भी लिख देते हैं। ln का मतलब हो गया नेचुरल लॉग, ठीक है। तो अगर ln लिखा है तो उसका बेस ई ही होगा, ये बाय डिफॉल्ट आपको समझ लेना है, बोलते हैं इसको नेचुरल लॉग, ठीक है। और अगर बेस ऐसा लिखा है लॉग बेस 10, तो फिर समझ जाना कि बेस 10 है, वो तो क्लियर है। लॉग बेस ई को कई बार ln भी लिख देते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए लिख दूं बेटा कि ln4, ln4 का मतलब हो गया log 4 बेस ई, ठीक है। कुछ भी आप ln10 का मतलब हो गया log 10, ln 10 का मतलब हो गया log 10 बेस ई। तो जो है ln को log e, बाकी आपको log 10 भी बेस में देखने को मिल सकता है या e देखने को मिल सकता है। चलो, होपफुली इतना सबको क्लियर है बच्चों, समझ में आया यहां तक? ठीक है, अब बच्चों लिखो, नेक्स्ट हेडिंग डालो, सम इंपॉर्टेंट रूल्स। लॉगरिथम के अंदर ही बच्चों डालना है आपको अगली हेडिंग, सम इंपॉर्टेंट रूल्स। बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है जैसे आपको याद करना है, रखना है लॉग का। जैसे कि बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर लॉग लिखा हो, ठीक है, बेस 10 हो, बेस ई हो, बेस 3 हो, बेस 4 हो, बेस कुछ भी हो, मान लो मैं बेस ए ले लेता हूं, तो लॉग बेस ए और ब्रैकेट में लिखा हो बच्चों m इंटू एन, ठीक है। तो इसका मतलब होता है लॉग बेस ए m प्लस लॉग बेस ए n। तो कहीं बच्चों log a mn लिखा है तो log a m प्लस log a n, या अगर कहीं log a m प्लस log a n लिखा है तो उसको log ऑफ mn लिखा जा सकता है। उसी तरह से लिखते रहो बच्चों आप मेरे साथ, अभी फिर एक साथ इसका एप्लीकेशन करेंगे हम लोग। log a m बाई n लिखा है तो इसका मतलब हो गया बेटा log a m माइनस log a n। तो प्रोडक्ट है तो इसका ये होगा, डिवीजन है तो ऐसा होगा। उसके अलावा बेटा अगर ऐसा लिखा हो log a m के पावर n, ठीक है, तो जो पावर होती है वो पहले आ जाती है और ये बन जाता है बच्चों n log a m, ठीक है। अभी मैंने आपको तीन रूल बताए बच्चों, तीनों की मैं एक एक एप्लीकेशन आपको करवाता हूं, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि यार ये मैं कहना क्या चाह रहा हूं और क्या मतलब है और आपको कैसे यूज करना है उनको सवालों में।
बच्चों एक एग्जांपल देखिएगा थोड़ा सा, ठीक है, एक एग्जांपल देखिएगा, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। बच्चों मान लीजिए मैं ऐसा लिख देता हूं, log बेस 10 100 प्लस log बेस 10 10, ठीक है। तो बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, log बेस 10 100 प्लस log बेस 10 10। तो क्या बच्चों इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, log बेस 10 ब्रैकेट में क्या लिख देंगे बच्चों, log m प्लस log n बराबर log mn। तो बच्चों इसके लिए बताओगे क्या तुम लोग मुझे, क्या लिख दूं मैं यहाँ पे, log बेस 10 log बेस 10 100 प्लस log बेस 10 10। तो क्या बच्चों log m प्लस log n, क्या बच्चों log ऑफ mn बन जाएगा। तो 100 इंटू 10 लिख दूं, तो क्या बेटा ये log 10,000 बन जाएगा, बोलो log 1000 बेस 10, सही है ना, ठीक है। और देखिए बेटा, अगर ऐसा लिखा हो log e 125 प्लस log e 125 माइनस log e 5, तो क्या बेटा मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, log e 125 बाय, सही लिख रहा हूँ ना बेटा, log e 25, बोलो क्लियर है। उसके अलावा बच्चों अगर मान लो ऐसा लिखा हो log e 5 क्यूब, क्या बच्चों इसको 3 ln 5 लिख सकते हैं, बोलिए बेटा, है ना, 3 बाहर आ जाएगा मतलब आगे आ जाएगा, और log 5 बेस e को ln 5 लिख सकते हैं, क्या बेटा, ठीक। तो अब इसको देखिए अगला वाला, मान लीजिए बच्चों ऐसा लिखा हुआ है log बेस 10 10 के पावर 4, log बेस 10 10 के पावर 4, तो बच्चों ये बन जाएगा 4 log 10 बेस 10। बोलो क्लियर है बच्चों ये तीनों रूल, बोलो जल्दी से, तीनों के एग्जांपल लिखो और बताओ मुझे क्लियर है क्या तीनों। कौन सा वाला, 1 2 3, देखिए log m प्लस log n बराबर log mn, log m प्लस log n, तो ये क्या होगा log ऑफ mn, तो 100 इंटू 10 मल्टीप्लाई होकर 1000 बन जाएगा ना, क्योंकि log m प्लस log n इज log mn, तो log m प्लस log n इज log mn, प्रोडक्ट हो गया। log m माइनस log n इज log m बाई n, तो log m माइनस log n बराबर log m बाई n, तो 125 बाई 5 हो जाएगा, तो log 25 बेस e बनेगा। अगर ऐसा हो कि log m के पावर n लिखा हो तो n log m बन जाता है, तो log 5 के पावर 3 लिखा हुआ है तो 3 log 5 बेस e बन जाएगा, तो log 5 बेस e को क्या लिखते हैं, ln, तो ln 5 बन गया। 10 log 10 के पावर 4 बेस 10, तो 4 पहले आ जाएगा, log 10 बेस 10, है ना, तो ये आ जाएगा। अच्छा एक चीज और सुनिए बच्चों, बहुत जनरल सी चीज है लेकिन पता होनी चाहिए आप सभी को, इंपॉर्टेंट है, ये लिख लिया बच्चों तीनों, हाँ जो लोग नहीं लिखे हैं बच्चों कोई बात नहीं, मैं आपको एक और रूल बताता हूं, तो ये 1 2 3 तीसरा रूल तो है ही, चौथा रूल बच्चों यहाँ साइड में लिख रहा हूं, आप अपने नोट्स में इन तीनों एग्जाम्पल के बाद जगह हो तो वहां लिख लीजिएगा, इसके पास में जगह हो तो वो लिख लीजिएगा, कहीं पे भी लिख लिए, ध्यान से सुनिएगा बेटा, लॉग ए लिखा हो और बच्चों बेस में भी ए हो, मतलब बेस वाली क्वांटिटी और लॉग के अंदर जो लिखा है वो दोनों वैल्यूज अगर सेम हो जाए, है ना, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, ठीक है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। जैसे बच्चों मैं एग्जांपल के लिए आपसे पूछ लूं कि बताओ बेटा log e बेस e की वैल्यू कितनी होगी, आंसर 1। मैं आपसे पूछ लूं बेटा log 2 बेस 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलिए बेटा log 2 बेस 2 1, log 10 बेस 10 कितना हो जाएगा बेटा, log 10 बेस 10 1, तो बेटा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, log 10 बेस 10 लिखा हुआ है ना, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो ये 4 इंटू 1 बच्चा 4 बचेगा, बोलिए सही है ना, हाँ, तो ये थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, log a बेस a की वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होती है।
हाँ, 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 हाँ। नहीं बच्चे, फिर वो वैल्यू आपको याद होनी चाहिए हर लॉग की, जो कि आपके लिए पॉसिबल नहीं है ना, नहीं बता पाएंगे। हम्म। क्या नहीं आया इसमें बताइए, क्या नहीं आया? आया क्या नहीं बेटा, बोलिए ना, इसमें क्या नहीं आपको समझ में आया कि सर ये कैसे हो गया? आप मुझे बताओ इन तीन रूल में से इस पे कौन सा रूल लग रहा है? थर्ड वाला लग रहा है। थर्ड वाला रूल क्या कहता है, बोलो बेटा। हाँ, बराबर। हाँ, तो ये जो पावर है ना वो पहले आ रही दिख रहा है आपको, जो पावर लिखा है वो पहले लिख देते हैं, राइट? तो अब यहां पे उससे कंपेयर करना, लॉग ई 5 के पावर 3, पावर क्या है इसमें? 3, तो 3 कहां आएगा बेटा? चलो बच्चों एक और देखो लास्ट, उसके बाद सवाल कराऊंगा मैं थोड़ा सा आपको, 3 4। बच्चों ये रूल मैं लिख रहा हूं टॉप में, आप इसको पांचवा रूल बना के लिख लेना, मतलब जो भी रूल का नंबर हो, 1 2 3, ये हो गया बेटा 4, ये फिफ्थ वाला लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है? फिफ्थ रूल क्या कहता है कि लॉग बेस ई इंटू ए बराबर लॉग बेस ई ए, लॉग ए बेस ई, है ना बच्चों, ये बराबर होगा 2.303 लॉग ए बेस 10 के। मतलब बच्चों अगर आपको कन्वर्ट करना है, लॉग बेस ई से लॉग बेस ए में जाना है, लॉग बेस ई से लॉग बेस ए में जाना है, मतलब लॉग बेस ई से लॉग बेस 10 में जाना है, लॉग बेस ई से लॉग बेस 10 में जाना है, तो आपको 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है? मैं इसका एक एग्जांपल लिखता हूं, आप ये नोट करो, फिर मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूं। नोट कर लीजिए बच्चों, फिर मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूं, परेशान हो तो समझ में आ जाएगा। लिख लिया? ठीक। चलो इसका इसका बच्चों एक एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से देखना। जैसे मुझसे पूछा जाए कि बताओ लॉग बेस ई 10 की वैल्यू कितनी होगी, लॉग बेस ई 10 की वैल्यू कितनी होगी, तो मैं बोलूंगा ये होगी 2.303 लॉग लॉग 2.303 लॉग 10 बेस 10। देखो बच्चों नंबर वही रहेगा, ठीक है, नंबर में चेंज नहीं करना है। क्या होगा, बेस ई से 10 में चेंज हो जाएगा, ठीक है, नंबर वही रहेगा, नंबर नहीं चेंज हुआ, बेस चेंज हो गया। तो जब भी आप ई लॉग ई से बेस 10 में जाओगे तो आपको 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है? तो जैसे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि लॉग 10 बेस ई की वैल्यू हो जाएगी 2.30, क्योंकि ये 10, ये इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों, लॉग 10 बेस 10 की 1। एक और एग्जांपल लेता हूं, है ना, इसी को यूज करना है बच्चों आपको। जैसे मैं आपको बोल दूं लॉग ई, और आप मुझे बता दो वैल्यू बच्चों 100 की, तो क्या लिखोगे इसको? इसको ऐसा लिख देंगे बेटा, लॉग लॉग इसको ऐसा लिख सकते हैं ना बच्चों, 100 है तो लॉग ई 10 स्क्वायर कर देंगे, बोलो बेटा, है ना? और इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 टाइम्स लॉग ई 10, ऐसा लिख सकते हैं ना बेटा? और log e बेस 10 को लिखना है तो लिखो 2, और ये किसका, अगर बेस को मुझे 10 करना है तो मुझे 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, log बेस 10 10, तो ये 1 हो जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों 4.6, ठीक है? तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि जब भी log e से आप log 10 में जाओगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, याद रहेगा बच्चों ये? चलो अगला स्लाइड बच्चों, जो भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है उनके सबके एप्लीकेशन है, तो सारे बच्चे उन सवालों को सॉल्व करना। मैं समय दे दूंगा आपको बच्चों, ठीक है, 1 मिनट समय दे दूंगा, या चाहोगे तो 2 मिनट समय दे दूंगा, बट
मैं लिख देता हूँ पीछे वाली स्लाइड का कंटेंट लिख देता हूँ। लिखो, इससे पहले वाली लगा दें। इतनी देर से बच्चों थोड़ा आप लोग जल्दी जल्दी थोड़ा कर लिया करिए, बहुत देर से वो लिखी हुई थी वाली स्लाइड, आप लोग पता नहीं। लिख लिया बच्चों ये पांचों फॉर्मूले? लिखिए बेटा जल्दी से लिखिए, क्योंकि बहुत देर से स्लाइड ओपन है, 20 मिनट से इसी में मैं पढ़ा रहा हूँ। अब हर एक चीज थोड़ा समझ के भी बच्चों करनी है आपको, पूरी एक चीज 1 to 1 नहीं, जैसे मैंने बता दिया अब उसको आपको समझ के लिख लेना है तुरंत। चलिए देखिए बच्चों, सवाल देखिए, जिसका हो जाए बच्चों ठीक है, अच्छी बात है, किसी और को प्लीज डिस्टर्ब मत करिए, सबको करने दीजिए, अपने दिमाग अपने हिसाब से करने दीजिए सॉल्व। आपको जिस फॉर्मूले के भी लग रहा है मदद लेनी पड़ेगी, आप पीछे से देख के मदद लेके कर लो। बच्चों हो जाए, हो गया है किसी का तो बता सकते हो आप। ठीक है, पहला नहीं नहीं आंसर नहीं बताओ, बस हो गया तो बता दो। ठीक है, ठीक है बच्चों, जो कर रहे हैं करिए, अभी है अभी 30 सेकंड के आसपास और। गुड गुड गुड, बढ़िया। गुड गुड, चलो बच्चों एक बार हाथ उठा दो, कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिया है, एक बार हाथ उठा दो तो। गुड गुड गुड, चलिए बच्चों जो लोग नहीं कर पाए हैं वो देखिए, मैं एक एक करके डिस्कशन कर रहा हूं। जैसे log 8 बेस 2 है, तो बेटा log 2 और बेस 8 है बच्चों, तो इसको 2 का क्यूब लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, आपकी कोशिश क्या रहनी चाहिए, मैं बताता हूं आपकी कोशिश क्या रहनी चाहिए। आप ये कोशिश करो कि जो बेस, जो लॉग के अंदर वैल्यू लिखी है और जो बेस वैल्यू है लॉग की, वो बराबर हो जाए किसी तरह से। उससे क्या फायदा होगा सर? उससे ये फायदा होगा बच्चों की उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। जैसे कि यहां पे मैंने पूछ दिया कि log 2 log 8 बेस 2 की वैल्यू बता दो, तो मैं इसको 8 को 2 क्यूब लिख दूंगा। अब उससे फायदा ये हुआ बेटा कि इसको ये भी लिखा जा सकता है 3 log 2 बेस 2। बोलो बच्चों log m के पावर n बराबर n log m, सही है ना? तो ये और बच्चों log 2 बेस 2 की वैल्यू कितनी होती है? 1। बच्चों मैंने बताया है लॉग के अंदर जो वैल्यू लिखी है और बेस, अगर वो दोनों सेम हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 होगी, तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। बोलिए बच्चों, बात समझ में आ रही है? ये कितने बच्चों का सही हो गया था, ये हाथ उठा दो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब बच्चों जैसे log 100 बेस 10 है, तो log 100 बेस 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 को लिख सकते हैं 10 के पावर 2। तो ये बेटा क्या बन जाएगा, देखिए 2 log, तो बच्चों इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी बोलो? 2, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 होती है ना, नंबर और बेस बराबर हो गए तो। उसके बाद देखो बेटा, ये जैसे लिखा हुआ है log 5 25 5 125,
तो बेटा इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 5 इंटू 125 लिख सकते हैं क्या, है ना। और फर्दर देखो बच्चों इसको ऐसा लिखा जा सकता है log 5 और हाँ या तो आप बच्चों जैसे 120 अच्छा 25 है हाँ 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 25 इंटू 125 ठीक है। तो बेटा अब इसको या तो आप यहां तक छोड़ दो ठीक है कि log mn के बराबर हो गया। अब आगे भी चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे बेटा, ये देखो ये 5 के पावर 2 लिखा हुआ है और ये 5 के पावर 3 लिखा हुआ है कि बच्चों जब मल्टीप्लाई करोगे तो 5 के पावर 5 बन जाएगा। यहां तक भी आपने लिखा है तो कोई गड़बड़ नहीं है। मैं बता रहा हूं कि आगे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो सकता है कि 5 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 3 तो 5 के पावर 5 हो गया। तो बच्चों इसको ऐसे भी लिखा सकता है ना 5 log 5 बेस 5। तो ये बेटा ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 5। अगर आपने यहां तक भी कर लिया था तो ठीक है कि आपको प्रोडक्ट रूल log m प्लस log n इज इक्वल टू log mn ठीक है। अगर यहां तक पहुंच गए तो भी अच्छा है। अगला सवाल देखो बेटा, अगले सवाल में log 10, तो ये बच्चा मैं इसको लिख सकता हूं log 10 100/1000 लिख सकते हैं ना बेटा ऐसा। तो ये बन जाएगा log 10 और 100/1000 तो बेटा 1/10 यानी 10 के पावर -1 है ना। 1/10 तो बच्चा 10 के पावर -1 लिख सकते हैं ना। तो -1 बाहर आ जाएगा और क्या बचेगा log 10 बेस 10। तो क्या आंसर -1 बन जाएगा बच्चों। अगर आपने log 10 1/10 भी आंसर लिखा है तो भी ठीक है, बाकी थोड़ा सा और सिंप्लीफाई होकर ये भी आ सकता है। कितने बच्चों का सही था बेटा ये, वेरी गुड वेरी गुड। अगला देखिए बेटा, जैसे अब log e 100 ठीक है। तो बेटा इसमें देखिए आप क्या लिखेंगे log e 100 है तो बेटा 10 के पावर 2 लिख देंगे, है ना। तो ये तुम्हारा बन जाएगा 2 टाइम्स log e 10। और तुमको पता है बच्चा कि log e 10 की वैल्यू 2.303 होती है। नहीं पता है तो बच्चों ये देख लो कि जब log e से log बेस e से 10 में जाते हो तो नंबर में चेंज नहीं होता है। मतलब ये log 10 ये रहेगा, बस आपको 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 303 से। तो ये वैल्यू बेटा 1 हो जाएगी, है ना। और 2.303 से मल्टीपल हो जाएगा तो 4.606। बोलो सही है बेटा, ठीक है। तो ये बच्चों कुछ रूल्स थे। एक और मुझे आपको फाइनल रूल बताना है, उसके बाद हमारा लॉग डन है। फाइनल रूल क्या है बच्चों, ये चलिए अच्छा जो नहीं नोट किए बच्चों फटाफट से नोट कर लीजिए इसको। थर्ड वाला एग्जांपल, वन ये 1 2 3 ये वाला, बोलिए बोलिए। इसको हाँ हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसको 10 के पावर 2 कर दीजिए, इसको 10 के पावर 3 कर दीजिए, वैसे भी कर सकते हैं बिल्कुल। अब इसको 5 25 5 125 तो बेटा log m प्लस log n log mn हो जाएगा। 25 को 5 का स्क्वायर, 125 को 5 का क्यूब कर दिया तो 5 की पावर 5 हो गया। ये पावर चूंकि 5 है तो पहले आ जाएगी और फिर ये log 5 5 बन जाएगा तो इसकी वैल्यू 1 होगी, है ना। तो 5 आंसर आ जाएगा फाइन। चलिए बच्चों अगला फाइनल रूल, फटाफट से आप जो लोग नहीं लिख पाए हैं जल्दी से लिखिए बच्चों, ज्यादा समय नहीं है। फिर अगला रूल पढ़ाता हूं मैं आपको इसका। डन है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया धन्यवाद बच्चों आप सभी को। डन, चलो आखिरी रूल बच्चों लॉग का, ठीक है। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, पूरा अटेंशन चाहिए होगा। इसको मेरे साथ मत लिखो, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। पहले मेरी बात सुन लीजिए फिर मैं लिखने का समय आपको दूंगा। बच्चों अगर ऐसा लिखा हो log बेस ए एक्स बराबर वाई, मान लीजिए बच्चों ऐसा लिखा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि x बराबर हो जाता है a के पावर y, ठीक है। हो सकता है थोड़ा सा आपको ऑड लगे ये देख के, लेकिन ये रूल है बच्चों, हमको इसको फॉलो करना है। क्या होता है log x बेस a बराबर अगर y है, log x बेस a बराबर y है तो x बराबर 1 के पावर y हो जाता है, ठीक है ना। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए बच्चों ऐसा लिखा हुआ है log 2x बराबर 3, तो बेटा x की वैल्यू हो जाएगी, कोई मेरी मदद करेगा क्या इसको देख के,
लॉग x बेस 2 बराबर 3 है, तो x की वैल्यू 2 की पावर 3। बच्चों बात समझ में आ रही है? जो राइट हैंड साइड पे वैल्यू लिखी है वो बेस के पावर में चली जाएगी x का वैल्यू निकालने के लिए। बोलो सही है बच्चे? ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूं, जरा ध्यान से देखिए। मान लीजिए लिखा हुआ है 3 और x बराबर -2, तो x बराबर क्या आएगा बेटा? 3 के पावर -2। बिल्कुल सही है बच्चों। अगर ऐसा लिख दूं, जरा ध्यान से देखना, log 2 x बराबर 4, फिर क्या करूं बेटा? अब क्या लिखना चाहिए बेटा? 2 बराबर x के पावर 4। बच्चों क्लियर हो रहा है ये बात? ठीक है, तो बच्चों इसको बस आप लोग को ध्यान रखना है, ये 3 एग्जांपल्स, अब ये जो मैंने आपके सामने लिखे हैं बच्चों, ये 3 एग्जांपल, ये आप नोट कर लो इस रूल के बाद, और चाहो कोशिश करना कि बोर्ड की मदद ना लेनी पड़े, है ना? कोशिश करना कि बोर्ड की मदद ना लेनी पड़े। 3 एग्जांपल हैं, पहले फॉर्मूला लिखो और फिर ये 3 एग्जांपल नोट कर लो। ठीक है, बोलिए बेटा। हाँ 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 हाँ, चलो अच्छा ठीक है, चलो ये पूछ क्लास में डिस्कशन कर लेते हैं इसका। क्या है? लॉग है, बेस में क्या है? हाँ हाँ, ठीक है बच्चों, ये एक सवाल है, log 3x² बराबर 4। इन्होंने शायद डीबी का ही सवाल पूछ लिया है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? चलो इसको सारे लोग अपने कॉपी में आंसर लिख लो, मुझे मत बताना, या सबको मत बताना, बस आंसर लिख लो, बस किसी को मत बताना, आंसर लिख लो बस, जो भी है। मैं 10-15 सेकंड वेट करता हूं, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको। आंसर नहीं बताइएगा बेटा, लिख लीजिए आप दिमाग लगा के जो भी आपको लग रहा है, मैं फिर डिस्कशन करूंगा, आप मैच कर लेना। x की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा, यहाँ पे x बराबर क्या होगा ये निकालना है। डन है बेटा? कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिया? हाथ उठा दो एक बार। कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिया? हाथ उठा दो। वेरी गुड। हाँ, नहीं नहीं बेटा, x के पावर 4 2 है, तो x बराबर आएगा 2 के पावर 1/4, फोर्थ रूट ऑफ 2, ऐसा आएगा। अगर इधर पावर 4 है तो इधर 1/4 हो जाएगा। चलिए, तो हाँ, जैसे यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, तो जैसे एक्स स्क्वायर बराबर 2 होता है ना, तो x की वैल्यू कितनी हो जाती है? 2 के पावर 1/2 यानी √2। उसी तरह से x के पावर 4 है बराबर 2, तो 2x बराबर 2 के पावर 1/4 हो जाएगा, है ना? जो इधर पावर होती है, जब आप x की वैल्यू निकालते हो तो 1/4 लग जाता है इधर। ठीक है, खैर अब इसका सवाल देखते हैं बेटा। तो उन्होंने बताया कि log x² 3 बराबर 4 है, तो बच्चा मुझे x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर कोई मेरी मदद करना चाहे, x² बराबर कितना हो जाएगा? 3 के पावर 4। वेरी गुड बेटा। तो अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या बच्चों दोनों साइड मतलब x बराबर फिर ऐसा हो जाएगा ना, 3 के पावर 4 और होल के पावर 1/2। बोलो बच्चों समझ में आ रहा है ये? है ना? x² से x में आएगा तो उधर दोनों साइड रूट लेना पड़ेगा, तो पावर 1/2। अब बच्चे ये मल्टीप्लाई करोगे तो 3 के पावर 4 इंटू 1/2, तो बच्चों ये 3 के पावर 2 बचेगा, और 3 के पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर 9 आ जाएगा, x की वैल्यू। कितने बच्चों का सही था? x बराबर 9 सोच लिया था, बहुत बढ़िया बेटा। तो लॉग के बच्चों कितने रूल मैंने बताए हैं? 5 रूल बताए, केवल इतने याद रखने हैं और हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। 1 2 3 4 5 और लास्ट वाला वो छठवां रूल, ये 6th रूल। बस इसके अलावा बच्चों आपको कुछ भी नहीं याद रखना है। हाँ, रुक जाओ बेटा, अभी लॉग चल रहा है ना। हाँ, डन। ठीक। हाँ हाँ हाँ,
कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसको करने का दूसरा तरीका भी सोच लीजिए। अब देखिए वही है ना बच्चों, मैथ्स है, मैथ्स को करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं शायद। मतलब ये लिख लोगे, ये बराबर 4 हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। फिर फिर यहाँ पे आप ऐसा लिखोगे log x 3 बराबर 4/2, ऐसा लिखोगे ना, 2 इधर भेज के, तो 2 से 2 कैंसिल करोगे तो ये कितना बन जाएगा, log 3x बराबर 2 बन जाएगा ना। तो x बराबर 3 स्क्वायर, देखिए वही वैल्यू आएगी यहां से भी। तो वैसे भी कर सकते हैं आप, जैसा आपको क्लिक कर जाए, जैसा आपको समझ में आ जाए वैसा कर लीजिए। ठीक, चलो बच्चों अगली हेडिंग डालिए वेक्टर्स। अगली मेन हेडिंग डालिए बेटा वेक्टर्स। अगली मेन हेडिंग डालिए बेटा वेक्टर्स। बच्चों अब आप डीपीपीज जो हैं मैथमेटिकल टूल्स की खत्म कर लीजिए, ठीक है। हाँ ठीक है, हो गई, बहुत बढ़िया बात है। मैं एक एक करके जैसे अभी तक डिस्कशन कर रहा था, आगे भी हम लोग डीपीपी का डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे एक एक करके। तो आप लोग खत्म कर लीजिए जो लोग नहीं खत्म कर पाए हैं। आने वाली क्लासेस में मैं एक एक करके उन डीपीपीज का डिस्कशन कर दूंगा, ठीक है बच्चों। ठीक है, चलिए मेन हेडिंग डाल दीजिए वेक्टर्स। बच्चों आज की क्लास में हम लोग क्या क्या कवर करने की कोशिश करेंगे, वेक्टर्स क्या होते हैं समझेंगे, टाइप्स क्या होते हैं बच्चों वेक्टर्स के समझेंगे, एडिशन ऑफ वेक्टर कैसे किया जाता है। तो जनरली बच्चों दो रूल होते हैं, एक ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दोनों बताऊंगा मैं आपको। और फिर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, यानी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का जो फॉर्मूला बनता है वो बताऊंगा, और उस पर फिर हम लोग ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद वेक्टर। बोलिए बेटा। नहीं तो ऐसे तो लिखते चले जाओ, इनफाइनाइट हो जाएगी। अरे भैया राजा बेटा, यहाँ पे रखो 10, किसी ln 10 की चाहिए ना तुमको, ln 10 यहाँ पे 10 रखो। मैंने ये सवाल भी कराया है, तुम लोग तुरंत ये नहीं कराया। ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, कौन पूछ रहा है ये, कौन है ये सोसाइटी को भड़काने वाला एलिमेंट, क्या लिखा हुआ है ये, कहाँ पूछो सवाल। हाँ आओ जरा सामने, लिखा हुआ है ना ये। यार तुम लोग इसी में परेशान होते हो, ये नहीं बताया, सब जो इंपॉर्टेंट है बताते चल रहा हूं। अब तुम लोग को पढ़ना है ना, थोड़ा दिमाग भी खुला रखना है, हर चीज अब जैसे मुझसे तुम पूछ लो। क्या log 2 निकाल लो ना बेटा, log 2 किसका log 2, log 2 बेस 10। हाँ ऐसे ऐसे बच्चों बहुत सारे वैल्यूज हो जाएंगी, फिर सारे रख पाना तो मुश्किल हो जाएगा ना, कि कैसे निकालोगे, है ना, सारी चीजों को निकाल पाना मुश्किल हो जाएगा। ln 2 की वैल्यू मैं बताता हूं तुमको। बच्चों तुम लोग मुझे थोड़ा सा करेक्ट करना इफ आई एम रॉन्ग, log 2 बेस ई 0.693 होती है ना बच्चों। नहीं मैं log 2 बेस ई की बता रहा हूं, 0.693, एक बार करेक्ट कर लेना। बाकी बच्चों ये सारी स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, है ना, आपको मिल जाएंगी, इसमें कुछ नहीं बच्चों। अभी ये वैल्यूज आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कैसे लिख रहे हैं। अब ये कॉन्स्टेंट मुझसे तुम कुछ भी पूछोगे तो मुश्किल हो जाएगा, लाइक log ln 3 की वैल्यू पूछ दोगे, नहीं मुझे याद हो, ये तो इसलिए याद है क्योंकि रेडियो एक्टिविटी में यूज होती है ln 2, है ना। तो 0.693 जैसे जैसे आती जाएंगी मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। चलो आप बहुत ज्यादा ऐसे कांस्टेंट वैल्यूज में कोई मत आप परेशान हो, कांस्टेंट वैल्यूज जो जनरली सवालों में बता देते हैं, नहीं बताते हैं अगर, तो इन कॉन्सेप्ट से हल होके वो सिंप्लीफाई होके आ जाता है, ठीक है। तो आपको हर वैल्यू याद होना चाहिए कि log 10 की बताओ, ln 2 की बताओ, ln 3, तो वो पॉसिबल नहीं है बेटे। जो कुछ जो मोस्ट अकरिंग होती है, जैसे ये हो गया तो 2.303, ln 2 हो गया तो 0.693, है ना, और log 2 बेस 10 का कोई बता रहा था कि 0.3010, तो ऐसे आप याद रख लो, ठीक है। हाँ चलिए वेक्टर क्वांटिटी, अब इसमें ये नहीं अरे ये नहीं बताया वो नहीं बताया, कुछ नहीं बच्चों, सारा आपके सामने इंफॉर्मेशन है। जो स्टैंडर्ड वैल्यूज आएंगी वो आप एक आध कभी आ जाती हैं तो आप नोट कर लो, ठीक है, या कभी पढ़ाते वक्त आ जाएंगी तो मैं बता दूंगा, है ना। चलो वेक्टर क्वांटिटीज,
नहीं नहीं, होती है, लिखते नहीं है, अंडरस्टूड होता है। जैसे मैं तुम लोग को एक एग्जांपल देता हूँ जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में कॉमन है। अगर तुम लोग को याद हो, नहीं याद है तो बच्चों घबरा मत जाना कि ये भगवान क्या लिख दिए। अगर याद है, आइसोथर्मल प्रोसेस में बच्चों वर्क डन पढ़ते हैं ना हम लोग, एनआरटी एल एन V2/V1। बच्चों आप लोगों ने कभी ये फॉर्मूला पढ़ा है? कभी नहीं पढ़ा? कभी वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ा है ना? तो इसमें एल एन लिखा हुआ है, तो एल एन का क्या मतलब हुआ बेटा? लॉग नेचुरल है, बिल्कुल। तो नेचुरल लॉग में बेस कितना होता है बेटा? ई होता है, वेरी गुड। तो देखो लॉग उसमें भी बेस ई है, और ये नंबर हो जो V2/V1 को सॉल्व करके आएगा वो नंबर आएगा, ठीक है। तो कई बार हम लोग ऐसे लिख देते कि एनआरटी लॉग ई V2/V1, या कई बार हम ऐसा लिख देते हैं 2.303 एनआरटी लॉग बेस 10 V2/V1। मेरी बात समझ में आ रही? दोनों फॉर्मूले शायद आप लोग को लिखवाए जाते हैं। अब 2.303 क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि बेस को किसमें कन्वर्ट कर दिया? ई से। बोलो बेटा। हाँ, लॉग बेस ई से लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो आप 2.30 से मल्टीप्लाई कर लो। हाँ, तो वहां पे भी ऐसा नहीं बच्चों, बेसेस रहेंगे, बेस का इंपॉर्टेंस रहेगा हमेशा, ठीक है। कई बार जैसे बेस नहीं लिख रहे हैं तो नेचुरल लॉग है, लॉग बेस ई है। अगर बेस 10 होगा तो मेंशन होता है, नहीं मेंशन है तो आप बाय डिफॉल्ट ई ले सकते हो। चलिए, वेक्टर क्वांटिटीज। बच्चों इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज मैंने आपको दो तरह की बताई थी। एक तो फिजिकल क्वांटिटीज वो जिनमें मतलब जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हो गई, और दूसरी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हो गई, ठीक है। एक और क्लासिफिकेशन बताया था बच्चों जिसमें बोला था कि एक क्वांटिटीज का सेट है वो कहलाता है स्केलर क्वांटिटी, और एक क्वांटिटी का सेट कहलाता है वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है बच्चों? फटाफट से बताओ, पता होना चाहिए तुम सारे बच्चों को। क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी? दोनों होती है। जिनमें मैग्नीट्यूड होता है उनको क्या बोलते हैं? जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। अब बच्चों मैं थोड़ा सा आपको इस चीज का एहसास दिलाना चाहता हूं कि वेक्टर क्वांटिटीज, यस एब्सोल्युटली। बच्चों मैं थोड़ा सा आप लोग को ये एहसास दिलाना चाहता हूं कि वेक्टर क्वांटिटीज बिना डायरेक्शन के इनइफेक्टिव हैं, या आप उनका इफेक्ट नहीं बता सकते। जैसे मैं बच्चों एक एग्जांपल लेता हूं आपसे कि एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसमें बेटा 10 न्यूटन का फोर्स लगा दो, और मैं आपसे पूछूं बच्चे कि ब्लॉक किस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो आपका आंसर क्या होगा? कि 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ब्लॉक किस डायरेक्शन में मूव करेगा? कोई बताएगा मुझे? फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, इस चीज को मैटर करता है। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि आप केवल मैग्नीट्यूड देख के फोर्स का इफेक्ट नहीं बता सकते हो, आपको यह भी बताना पड़ेगा फोर्स किस डायरेक्शन से लग रहा है। अब क्या बच्चों आप आंसर कर दोगे कि 10 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है तो ब्लॉक किधर मूव करेगा? बोलो बेटा, आगे की तरफ। तो कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनका इफेक्ट बिना डायरेक्शन के बताना मुश्किल होता है, उन क्वांटिटीज को वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं, ठीक है। लेकिन डेफिनेशन हम लोग ऐसे नहीं लिखते। मैं बस आपको एग्जांपल बस बता रहा हूं कि अगर आपने केवल मैग्नीट्यूड दिया है किसी वेक्टर क्वांटिटी का, डायरेक्शन नहीं बताया है, ठीक है, तो हम उसके इफेक्ट को फिर आगे नहीं बता सकते हैं। तो हमें कुछ क्वांटिटीज में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चाहिए होता है, उन क्वांटिटीज को वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है, ठीक है। तो मैं लिखवाता हूं थोड़ा सा डेफिनेशन, आप लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वांटिटीज राइट राइट, क्वांटिटीज which have quantities which have both direction and magnitude are called as vector quantities. Quantities which have both direction and magnitude are called as vector quantities. For example, हाँ, for example, force, acceleration, बच्चों ऐसे बहुत सारे लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, है ना।
तो बच्चों दो कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए कि पहला तो इनके पास डायरेक्शन हो, ठीक है, और ऑब्वियसली कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो बिना मैग्नीट्यूड के तो हो नहीं सकती, भले ही वो स्केलर हो या वेक्टर हो, ठीक है। अब बच्चों इसमें थोड़ा सा एक और चीज आती है कि सर डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, तो सर करंट भी तो एक स्केलर क्वांटिटी हो सकती है क्योंकि उसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है, बट हम उसको ऐसा स्केलर क्वांटिटी क्वांटिफाई करते हैं, क्यों बेटा? करंट के पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, फिर भी उसको एक स्केलर क्वांटिटी बोला जाता है, क्यों? हाँ बोलो बोलो बोलो। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। तो बच्चों पहला डायरेक्शन होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, एंड मस्ट फॉलो, ये थर्ड क्राइटेरिया है, मस्ट फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। किसी भी क्वांटिटी को बच्चों वेक्टर क्वांटिटी के लिए क्वालिफाई करने के लिए डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड हो, और मस्ट फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब बच्चों ये वेक्टर एडिशन कैसे नहीं फॉलो करते, आप सोचो जरा ध्यान से। बच्चों इधर से 10 एम्पियर करंट आ रहा है, इधर से 2 एम्पियर करंट आ रहा है, इधर 12 एम्पियर करंट जा रहा है, ठीक है। अब बच्चों अगर इनके बीच का मैं एंगल चेंज कर दूं, मान लो अभी 90 है, मैं इसको घटा के 30 कर दूं, ये हाँ हाँ ट्रांसफार्मर फूक गया, ठीक है। चलो, तो तीसरा क्राइटेरिया है मस्ट फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो देखो बेटा ये 90 डिग्री है जैसे, और इधर से 10 और 2 आ रहा है, इधर 12 जा रहा है, ठीक है। अब अगर इनके बीच का मैं एंगल बढ़ा दूं, ऐसा एंगल, रुक क्या हो गया? हाँ ट्रांसफार्मर सही हो गया, तो रुक जाओ, थोड़ा सा बता रहे हैं, एक जो कंप्लीट तो कर दो जो बोल रहा था। डायरेक्शन होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, और लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करना चाहिए। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्यों फॉलो नहीं करता है करंट, सुन लो, एक मिनट एग्जांपल है, टोकना नहीं बीच में। 10 एम्पियर इधर से आ रहा है, 2 एम्पियर इधर जा रहा है, 12 एम्पियर इधर जा रहा है, ठीक है। अब इनके बीच के वायर के बीच का एंगल चेंज कर दूं, अभी जैसे 90 डिग्री है, मैं ऐसा कर दूं, ठीक है, ऐसा 10 एम्पियर 2 एम्पियर, तो बच्चों अब कितना जाएगा? दोनों के बीच का एंगल मैंने 180 डिग्री कर दिया, अब कितना जाएगा? 12 एम्पियर ही जाएगा ना। इसका मतलब इनका रिजल्टेंट जो है ना वो इनके बीच के एंगल पे डिपेंड नहीं करता, जबकि वेक्टर्स में हमें पता है बच्चों, थोड़ा बहुत तुमको लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का आइडिया हो तो उसमें जो रिजल्टेंट आता है वो थीटा पे डिपेंड करता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ पे देखो थीटा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, इसका मतलब ये वेक्टर के लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसलिए करंट को वेक्टर क्वांटिटी की तरह क्लासिफाई नहीं किया जाता है, ठीक है। तो आप बच्चों ये नोट बना के लिख लीजिए एक पॉइंट। ट्रांसफार्मर वालों मैं आता हूं वापस से, है ना, नोट बना के लिख लीजिए एक पॉइंट। करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी because it does not follow, current is not a vector quantity because it does not follow law of, because it does not follow law of vector addition। लिख लिया बच्चों सबने? ठीक। तो किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी क्वालिफाई करने के लिए बच्चों तीन चीजें चाहिए होंगी। पहली चीज क्या है बोलो बेटा? डायरेक्शन। दूसरी चीज, तीसरी चीज लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर इनमें से एक चीज भी क्वालिफाई नहीं होती बच्चों तो उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी की तरह क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब बच्चों टाइप्स ऑफ, अच्छा हाँ भाई ट्रांसफार्मर देखिए, केवल मैंने इतना पढ़ाया अभी तक कि वेक्टर क्या होते हैं। तो वेक्टर ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो, उन क्वांटिटीज को वेक्टर कहा जाता है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट मैंने बताया कि करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है क्योंकि करंट लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती है, ठीक है। तो करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी। तो आप वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन मैंने बताई है कि क्वांटिटीज हैविंग डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद नोट करके लिखवाया है कि करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है क्योंकि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, बिल्कुल।
ठीक है बच्चों, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं बताया, तो मोस्टली ये जानकारी आपको शायद पहले से रही होगी। अब बच्चों अगला, हाँ हाँ, एंगल चेंज होने से कैसे, क्या बोलो, पूरा सवाल बोलो। हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि रिजल्टेंट चेंज हुआ क्या, बोलो। और वेक्टर का जो रिजल्ट होता है वो दो वेक्टर्स के बीच के एंगल पे डिपेंड करता है, पता है ये बात। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो थीटा पे डिपेंड करता है, यहाँ पे थीटा पे डिपेंड हो रहा है क्या, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी, क्योंकि लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, हाँ हाँ, ठीक, क्या बेटा, सरफेस टेंशन, हाँ वो थोड़ा सा एम्बिगिटी है, ठीक है, जब मैं उनके बारे में बताऊंगा। एक्चुअली प्रेशर नहीं बोलना चाहिए, प्रेशर को तो हम इसको प्रेशर को तो हम ऐसा स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, स्ट्रेस बेहतर टर्म होगा, स्ट्रेस को हम लोग टेंसर बोलते हैं, जो कि आप अगर इंजीनियरिंग करते हैं सिविल में तो आगे आप पढ़ते, ठीक है। तो कुछ क्वांटिटीज हैं, लेकिन हमारे 12वीं के सिलेबस में टेंसर किसी भी क्वांटिटी को हम लोग नहीं बोलते हैं, या तो वेक्टर या तो स्केलर, ठीक है। चलिए, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स बच्चों, तो मैं इसमें समझा देता हूं बच्चों, पहले टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं, फिर एक एक करके मैं आपको सारी डेफिनेशंस लिखवा दूंगा। टाइप्स ऑफ वेक्टर बच्चों, सबसे जो इंपॉर्टेंट कुछ वेक्टर्स है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, वेरी फर्स्ट वन इज पैरेलल वेक्टर, ठीक है, पैरेलल वेक्टर। तो बच्चों ऐसे वेक्टर्स जिनके डायरेक्शंस एक दूसरे के पैरेलल होते हैं वो कहलाते हैं पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। इसमें मैग्नीट्यूड बराबर हो या मैग्नीट्यूड बराबर ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, डेफिनेशन से पहले बच्चों एक छोटी सी चीज, हालांकि तुम लोग को सबको पता है, फिर भी मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं बच्चों। वेक्टर का प्रेजेंटेशन हम लोग करते हैं एरो से, ठीक है, किसी भी वेक्टर को एरो से प्रेजेंट किया जाएगा। दो हिस्से होते हैं बच्चों, जहां से स्टार्ट होता है वेक्टर उसको बोलते हैं टेल, ठीक है, और जिधर पॉइंट करता है बच्चों उसको बोलते हैं हेड। जो वेक्टर की डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन में हेड होगा। जैसे मैं बोलूं आपको बच्चों की फोर्स एक्ट कर रहा है 10 न्यूटन नॉर्थ, अगर फोर्स एक्ट कर रहा है 10 न्यूटन नॉर्थ की तरफ, तो बच्चों हेड जो है वो नॉर्थ की तरफ होगा, ठीक है। 10 न्यूटन ईस्ट, तो हेड जो है ईस्ट की तरफ होगा। 10 न्यूटन साउथ, तो हेड जो है साउथ की तरफ होगा। तो वेक्टर का बच्चों ये रिप्रेजेंटेशन है, जहां से स्टार्ट होता है टेल, जो जहां पे एरो होता है उसको बोलते हैं हेड। और बच्चों दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो लेंथ होगी इस लाइन की बेटा, इस वेक्टर की जो लेंथ होगी वो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिखाती है, ठीक है। तो जितना ज्यादा लेंथ होगा एरो का, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बच्चों, अगर मैं आपको बोल दूं कि एक फोर्स है 10 न्यूटन का, ठीक है, और एक फोर्स है 20 न्यूटन का, ठीक है। तो बच्चों जैसे मान लो आपने 10 न्यूटन को दिखाया हुआ है इस एरो से, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 20 न्यूटन को जिस एरो से दिखाओ वो 10 न्यूटन के एरो से बड़ा हो हमेशा। ऐसा नहीं करना बेटा कि 10 न्यूटन आपने ऐसा दिखा दिया है और 20 न्यूटन को 10 न्यूटन से भी छोटा दिखा दो, गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि जो एरो की लेंथ है वो हमेशा आपको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो अगर आपने 10 न्यूटन ऐसा दिखाया है तो 20 न्यूटन मतलब लगभग 10 न्यूटन से डबल होना चाहिए। अब एग्जैक्ट तो नहीं करते हम लोग, लेकिन उससे बड़ा तो दिखाना चाहिए, ठीक। लिखो बच्चों, प्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, और ये दो तीन चीजें मैं लिखवा देता हूं, लिख लो। प्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर ड्रॉ करिए बेटा। कौन सी वाली, ये वाली, अभी नहीं, अभी तो ये पढ़ाया नहीं है, ये पढ़ाऊंगा अभी, अभी नहीं पढ़ाया ये, अभी तो ये टाइप्स ऑफ वेक्टर से पहले ये कर लो, फिर टाइप ऑफ वेक्टर में आते हैं। लिख लिया बच्चों, हेड, टेल और लेंथ मैग्नीट्यूड, ठीक है। इस बच्चों एक पॉइंट जरूर आप लिख लेना, वेक्टर ड्रॉ करो, हेड लिखो, टेल लिखो, मैग्नीट्यूड लिखो। एक पॉइंट बच्चा इसमें लिखना है आपको, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर
उधर होगी जहां पे वेक्टर का हेड होगा, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर उधर होगी जहां पे वेक्टर का हेड होगा, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर उधर होगी जहां पे वेक्टर का हेड होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इधर वेक्टर का हेड होगा, उधर डायरेक्शन होगी, दूसरा पॉइंट लिखो, लेंथ ऑफ एरो, लेंथ ऑफ एरो, लेंथ ऑफ एरो tells the magnitude of vector, length of arrow tells the magnitude of vector, length of arrow tells magnitude of vector। जितना ज्यादा लेंथ होगा बच्चे उतना ज्यादा वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए बच्चों ये दो एरो ड्रॉ कर दो, 10 न्यूटन फोर्स, 20 न्यूटन फोर्स। ठीक ठीक, चल अब आ जाओ बच्चों टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। अच्छा, इसमें एक चीज और बेटा, जो भी वेक्टर क्वांटिटी हम प्रेजेंट करते हैं, जैसे फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गई, मोमेंटम हो गया, तो जब भी वेक्टर क्वांटिटी प्रेजेंट करेंगे बच्चों तो उसके ऊपर एक ऐसा एरो लगा देते हैं, ठीक है? ऐसे एरो, या उसको बोल्ड में लिखते हैं। खैर बोल्ड में तो हम लोग नहीं समझ में आता, तो हम क्या करते हैं, लेटर लिख के उसके ऊपर एरो लगा देते हैं, ठीक है? तो ये भी एक चीज ध्यान रखना कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी लिखी जाएगी तो उसके ऊपर एरो लिखना बहुत जरूरी है। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी लिखी जाएगी बेटा तो उसके ऊपर एरो लिखना बहुत जरूरी है, तब हमें समझ में आ जाता है कि अच्छा ये वेक्टर क्वांटिटी की बात हो रही है, ठीक है? तो इस चीज का भी आप ध्यान रख लीजिएगा। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स बच्चों आप अभी केवल मेरी बातें सुन लो, समझ लो, उसके बाद मैं एक एक करके सब डेफिनेशन लिख दूंगा, ठीक है? आप मेरे साथ मत लिखो, मैं केवल एक बार समझा देता हूं आपको, डेफिनेशंस हैं, फिर एक एक करके हम लोग सबकी डेफिनेशन लिख लेंगे। पहला बच्चों मैंने बताया आपको पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर वो होते हैं बेटा जिनकी डायरेक्शन सेम होती है, ठीक है? मैग्नीट्यूड हो सकता है बराबर हो या ना हो, जैसे वेक्टर ए ये हो गया बेटा, वेक्टर बी हो गया ये, ठीक है? तो ये दोनों के डायरेक्शन सेम है तो पैरेलल वेक्टर है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए हो सकता है बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी के बराबर हो, या फिर हो सकता है बेटा कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी के बराबर ना हो। बच्चों आप जानते हो कि कोई वेक्टर क्वांटिटी है, अगर मैं उसके आसपास ऐसे दो बड़ी लाइनें खींच दूं तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कहलाता है। बोलिए बच्चों जानते हो क्या ये? जो बच्चे नहीं जानते हैं देखिए मैंने बता दिया, नहीं तो अभी तुम लोग कहोगे कि वो नहीं बताए थे आप, दो लाइन खींचने वाला। लिख लो, दो वेक्टर, दो लाइन के बीच में अगर वेक्टर ए लिखा हुआ है तो इसका मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है? मॉड भी बोल देते हैं बेटा, मैग्नीट्यूड भी बोल देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है? मॉड ऑफ ए भी बोल देते हैं, वो भी चलेगा, मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए। मॉड्यूलस ऑफ ए भी कहीं लिखा हो तो भी चलेगा, मॉड्यूलस ऑफ ए। सबका मीनिंग सेम रहता है बच्चा, मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए लिखा हो, मॉड ऑफ ए लिखा हो, मॉड्यूलस ऑफ ए लिखा हो, सबका मीनिंग सेम कि उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में बच्चों पहला पैरेलल वेक्टर, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, मैग्नीट्यूड हो सकता है बराबर हो, मैग्नीट्यूड हो सकता है ना बराबर हो, लेकिन डायरेक्शन हमेशा सेम रहेंगी। दूसरा एग्जांपल है बच्चों एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल में क्या होगा बच्चों कि डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट होंगी, जैसे ये और ये कहलाएगा बच्चों एंटी पैरेलल वेक्टर, ठीक है? एक बार फिर से, मैग्नीट्यूड हो सकता है बच्चों बराबर हो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए हो सकता है बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ बी के बराबर हो, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए हो सकता है मैग्नीट्यूड ऑफ बी के बराबर ना हो, दोनों चीजें हो सकती हैं बच्चों, है ना? लेकिन डायरेक्शन हमेशा एक दूसरे के एग्जैक्टली ऑपोजिट होंगे। तो बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं एंटी पैरेलल में दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होता है? एंटी पैरेलल में, एंटी पैरेलल में दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होता है बेटा?
180 डिग्री, वेरी गुड। और अगर दोनों पैरेलल होंगे तो एंगल कितना होगा दोनों के बीच का? 0 डिग्री, वेरी गुड। तो पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, अगला लिखो बच्चों, मतलब लिखना नहीं है, सुनते रहो, मैं अभी डेफिनेशंस आपको सारी लिखा दूंगा। तीसरा हो गया बच्चों नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। निगेटिव वेक्टर, निगेटिव वेक्टर क्या होता है कि मान लीजिए बच्चों वेक्टर ए ऐसा लिखा हुआ है आपके पास, ध्यान से देखिए, वेक्टर ए ऐसा लिखा हुआ है, तो निगेटिव ऑफ वेक्टर ए क्या होगा बच्चों? निगेटिव ऑफ वेक्टर ए में ध्यान रखिए, डायरेक्शन बिल्कुल बदल जाएगी, एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। यानी वेक्टर ए ऐसा है बच्चों, तो ये माइनस ऑफ वेक्टर ए हो जाएगा। ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। किसी वेक्टर में आप निगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी डायरेक्शन बदल जाती है, एग्जैक्टली वेक्टर फ्लिप हो जाता है। क्या बच्चों मैग्नीट्यूड सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा? अपने पहले वाले नॉलेज से अगर कोई मुझे बताना चाहे। हाँ, इसमें बच्चों ध्यान रखना कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए ये बराबर होगा माइनस ऑफ वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के। तो मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होता है। क्या बच्चों ये एंटी पैरेलल वेक्टर हो सकते हैं या नहीं हो सकते? नेगेटिव वेक्टर क्या एंटी पैरेलल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि एंटी पैरेलल और नेगेटिव में क्या है बच्चों, कंडीशन क्या है? दोनों की डायरेक्शन देखो एग्जैक्टली ऑपोजिट है, होनी चाहिए, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। बस नेगेटिव वेक्टर का एक चीज है कि इसके मैग्नीट्यूड बराबर होने चाहिए, ठीक है। क्या बच्चों एंटी पैरेलल वेक्टर को नेगेटिव वेक्टर बोल सकते हैं? यस और नो? नहीं बोल सकते। क्यों? कि इनके मैग्नीट्यूड बराबर होते हैं क्या? हाँ, मैग्नीट्यूड अलग भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है। बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी को? उसके बाद बच्चों एक होता है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होगा बेटा, कोई भी अगर जानता हो? जीरो वेक्टर कोई जानता है क्या बेटा? जीरो वेक्टर या नल वेक्टर? जीरो वेक्टर या नल वेक्टर बच्चों ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? नाम से समझ में आ रहा है? जीरो। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो बच्चों क्या कहलाएगा बोलो? जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। इसी तरह से बच्चों एक और वेक्टर डिफाइन करते हैं, यूनिट वेक्टर। यूनिट यूनिट वेक्टर क्या होता है बच्चों? बिल्कुल, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर बेटा जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। ठीक, ठीक है। तो क्या बच्चों ये बेसिक आपको डेफिनेशंस ऑफ वेक्टर पता चल गए? कुछ और है जो अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा। पैरेलल क्लियर है बच्चों, बताओ सबको? एंटी पैरेलल क्लियर है? निगेटिव वेक्टर क्लियर है? निगेटिव वेक्टर और मान लो वेक्टर ए है बच्चों और माइनस वेक्टर है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर 180। जीरो वेक्टर कौन से वेक्टर होते हैं बेटा? यूनिट वेक्टर। वेरी गुड। अब मैं आपको बच्चों एक एक करके डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, जरा ध्यान से लिखिएगा। सबसे बोलिए बेटा। एंटी पैरेलल निगेटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ध्यान से देखिए, निगेटिव वेक्टर में दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर होने चाहिए। एंटी पैरेलल में देखिए बराबर भी हो सकते हैं और बराबर नहीं भी हो सकते हैं। तो जैसे ही नहीं होंगे बराबर तो फिर उसको हम निगेटिव वेक्टर नहीं बोलते। तो हर निगेटिव वेक्टर एंटी पैरेलल है, क्योंकि देख रहे हो एंटी पैरेलल है ना। लेकिन हर एंटी पैरेलल वेक्टर निगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि मैग्नीट्यूड हो सकता है दोनों के बराबर ना हो। मेरी बात समझ में आ रही है? अरे राजा बेटा, आप थोड़ा समझिए इस चीज को। निगेटिव वेक्टर है, दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर है, बोलिए। एंटी पैरेलल वेक्टर है, दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हैं, हो भी सकते हैं बराबर नहीं भी हो। इसका मतलब निगेटिव वेक्टर एंटी पैरेलल तो होगा, क्योंकि एंटी पैरेलल वेक्टर में बराबर भी चल जाएगा और बराबर नहीं है भी चल जाएगा। क्या निगेटिव वेक्टर में बराबर नहीं है चल पाएगा? बोलो। नहीं। तो निगेटिव को, तो एंटी पैरेलल को तो निगेटिव बोल सकते हैं, पर निगेटिव को एंटी पैरेलल नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि एंटी पैरेलल में नहीं बराबर हो तब भी चल जाएगा। बोलो। मैं थोड़ा सा बच्चों एक एक करके आपको डेफिनेशन लिखवाता हूं, ठीक है? किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। पैरेलल वेक्टर लिखिए, हेडिंग डालिए बेटा, टाइप्स ऑफ वेक्टर के अंदर पहला पैरेलल वेक्टर लिखिए। वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन vectors having same direction are called as parallel vectors.
Vectors having same direction are called as parallel vectors. Next point. Next point. Angle between parallel vectors. Angle between parallel vectors is always 0. Angle between parallel vectors is always 0. Magnitude of two parallel vectors. Magnitude of two parallel vectors. Magnitude of two parallel vectors may or may not be same. Magnitude of two parallel vectors may or may not be same. तीसरा पॉइंट भी लिख लिया बच्चों? ठीक है, क्या पैरेलल वेक्टर आप सभी को क्लियर है बच्चों? वेरी गुड। अगला लिखिए बेटा, एंटी पैरेलल वेक्टर। वेक्टर्स, हाँ हेडिंग डालिए बेटा, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, फिर मैं बोलता हूं उसके बारे में। वेक्टर्स having opposite directions, vectors having opposite directions are called as anti-parallel vectors. Vectors having opposite directions are called as anti-parallel vectors. अगला पॉइंट लिख लो बेटा, एंगल बिटवीन टू anti-parallel vector is always 180. Angle between two anti-parallel vectors is always 180. Angle between two anti-parallel vector is always 180. लिख लिया बेटा? अगला पॉइंट लिखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ टू एंटी-पैरेलल वेक्टर्स, magnitude of two anti-parallel vectors may or may not be same. Magnitude of two anti-parallel vectors may or may not be same. जाने बेटा एंटी पैरेलल? ठीक, नेक्स्ट बेटा डालो निगेटिव वेक्टर्स। These vectors are equal in magnitude but opposite in direction. These vectors are equal in magnitude, opposite in direction. देखो बेटा, जैसे वेक्टर ए बी वेक्टर है वो इधर है, और यहाँ पे देखो बी ए वेक्टर ऑपोजिट है, तो यहाँ पे अगर मैं बच्चों वेक्टर ए ऐसा लिख देता हूं तो ये माइनस ऑफ वेक्टर ए होगा। एग्जैक्टली ऑपोजिट। लेकिन बच्चों ध्यान से देखो तो मैग्नीट्यूड उन्होंने सेम रखा है,
इसका मतलब दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड सेम होंगे, बस डायरेक्शन बदल जाएगी। बोलो बच्चों, समझ में आई ये बात? ठीक, अगली हेडिंग डालिए बेटा, इक्वल वेक्टर्स। हाँ, इसको एंटी पैरेलल भी कह सकते हैं। हाँ, क्या हुआ, क्या हुआ? निगेटिव वेक्टर, बोलिए। पूरा ये लिखने की जरूरत नहीं बच्चों, जो मैंने बता दिया ना आपको कि दोनों के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन अपोजिट, नेगेटिव वेक्टर। और ये आप ऐसे दो वेक्टर्स ड्रॉ कर लीजिए बस। बोलिए बेटा। क्या बोल रहे हो आप, फिर से बोलो। हम्म, ऐसे ही डिफाइंड होता है ना बेटा, ऐसे डिफाइन है। आप जैसे दो 2i+3j वेक्टर है ना, आप चूंकि आप पढ़ चुके हो पहले वेक्टर, तो मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं। अब इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये माइनस ऑफ 2i ना, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा -2i-3j। अब दोनों का मैग्नीट्यूड निकालोगे सेम आएगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने से मैग्नीट्यूड नहीं बदलता है। चलिए बच्चों, अगला लिखिए, इक्वल वेक्टर्स। वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। इक्वल वेक्टर्स में लिखिए बच्चों, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सेम। अब बच्चों इस चीज को आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। कोई भी वेक्टर है बेटा, तो उसके दो कैरेक्टरिस्टिक होंगे। एक तो उसका मैग्नीट्यूड है बेटा, है ना, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड तो होता ही कैरेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी के साथ बच्चों उसका डायरेक्शन भी मैटर करने लगता है। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी के दो कैरेक्टरिस्टिक होंगे, एक तो उसका मैग्नीट्यूड होगा और दूसरा डायरेक्शन। अगर आप बोल रहे हो बेटा कि वेक्टर ए और वेक्टर बी बराबर है, मतलब बिल्कुल इक्वल है, बराबर है, तो क्या बच्चों दोनों चीजें दोनों की बराबर होनी चाहिए? मेरी बात समझ में आ रही है ना? अगर इनमें से एक चीज भी आप बदल दोगे, तो फिर दोनों वेक्टर इक्वल नहीं रह जाएंगे। जैसे कि मैं दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रखता हूं बच्चों, और एक काम करता हूं, इसका डायरेक्शन जो है बी का यहां से हटा के यहां रख देता हूं। क्या बच्चों ये दोनों इक्वल वेक्टर्स बचे? अब ये कौन से वेक्टर हो गए? नेगेटिव वेक्टर, वेरी गुड। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी एक चीज, मैग्नीट्यूड सेम रखो बच्चों। जैसे ए और बी का मैं मैग्नीट्यूड सेम रखता हूं, बस एक छोटी चीज करता हूं कि बी का डायरेक्शन कुछ ऐसा कर देता हूं। क्या बच्चों अब ये इक्वल वेक्टर्स रह जाएंगे? नो। तो दो कैरेक्टरिस्टिक होती है बेटा वेक्टर की। अगर मैं कह रहा हूं कि दो वेक्टर्स इक्वल हैं, तो उनके डायरेक्शन भी सेम होने चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम होने चाहिए। बोलो क्लियर है बच्चों? ठीक, हाँ बोलिए बेटा। अगला लिखिए, जीरो वेक्टर। अगली हेडिंग डालिए बेटा, जीरो वेक्टर। A vector of zero magnitude is null vector. Sum of, sorry, magnitude of a null vector is always zero, और a vector with zero magnitude is called as null vector। जो भी जैसा भी आप बच्चों लिखना चाहें, आप पे डिपेंड करता है, दोनों ठीक है। हाँ, राइट राइट। Vectors with zero magnitude called as null vector। अब बच्चों ये आपके भी दिमाग में आता होगा कि सर ये डिफाइन ही क्यों किया गया जब इसका जीरो मैग्नीट्यूड है, क्या जरूरत है? देखिए बच्चों, वेक्टर्स का एक रूल है। क्या रूल है? कि अगर आप बेटा दो वेक्टर क्वांटिटीज को जोड़ दो, यानी ए और बी दो वेक्टर क्वांटिटी है, उनको जोड़ दो, तो बेटा आपको कौन सी क्वांटिटी मिल जाएगी? स्केलर मिलेगी या वेक्टर ही मिलेगी? बोलिए बेटा। है ना, दो वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ रहे हैं तो ऐसा तो नहीं होगा स्केलर मिल जाएगी। दो वेक्टर को जोड़ेंगे तो वेक्टर ही मिलनी चाहिए। अब मान लो बेटा, जैसे एक वेक्टर ए ऐसा है, ठीक है, वेक्टर ए ऐसा है, इसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है और डायरेक्शन इधर है। दूसरा वेक्टर बी मैंने ऐसा रख दिया है, ठीक है, दूसरा वेक्टर भी मैंने ऐसा रख दिया है। वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड 5 है, मतलब ए और बी दोनों का बेटा मैग्नीट्यूड बराबर है। ठीक है, ए और बी का मैग्नीट्यूड बराबर है, लेकिन बेटा इनके डायरेक्शंस ऑपोजिट है। तो अब इनको जोड़ूंगा अगर मैं,
तो बच्चे मुझे कितना मिलेगा बोलो, क्या 0 मिलेगा? लेकिन अब 0 मिल रहा है तो उसको हम क्या बोल देंगे? हमें तो ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि यार 0 मैग्नीट्यूड है बस, क्योंकि ऐड करने पे तो वेक्टर मिलना चाहिए ना। तो फिर हमने एक टर्म डिफाइन कर दिया नल वेक्टर। अब हम बोलेंगे कि दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट है, उनको जोड़ेंगे तो नल वेक्टर मिलता है। मेरी बात समझ में आ रही है? थोड़ा बहुत क्लियर हुआ है कि क्यों डिफाइन किया गया होगा? क्योंकि केवल ऐसा नहीं बोल सकते कि 0 मिल गया, क्योंकि 0 तो केवल मैग्नीट्यूड हुआ ना, तो हम बोलते थे कि नल वेक्टर मिल गया। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? तो बस इसका डिफाइन करने का लॉजिक यही है कि दो बराबर वेक्टर्स को जो अपोजिट डायरेक्शन में है उनको जोड़ेंगे तो 0 नहीं बोल सकते, नल वेक्टर बोल सकते हैं। बस इसमें याद क्या रखना है बच्चों आपको? बस इनका मैग्नीट्यूड 0 होता है, बस इतना। बोलिए बेटा। हाँ, वही मैं कह रहा हूं कि हाँ, वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 0 है, मतलब उसकी लेंथ हम लोग, जैसे आप ऐसे सोचो कि एक वेक्टर है, आप उसकी लेंथ से उसके मैग्नीट्यूड को जान पाते हो। अब मान लो इसका लेंथ मैं छोटा करने लगूं तो मैग्नीट्यूड छोटा होता जाएगा, ठीक है। अब इसका 0 लेंथ कर दूं तो वो नल वेक्टर हो जाएगा, है ना। अब उसकी डायरेक्शन नहीं डिफाइन कर सकते क्योंकि वेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। लेकिन हम ये भी नहीं बोल सकते कि इन दोनों वेक्टर को मैं जोड़ दूंगा तो मेरा आंसर 0 आ जाएगा। मैं नहीं बोल सकता। ये क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि दो वेक्टर क्वांटिटीज को जोड़ने पे एक वेक्टर ही मिलना चाहिए। तो फिर हम इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकले? तो हमने एक वेक्टर डिफाइन कर दिया। हमने कहा कि दो इक्वल ऑपोजिट वेक्टर्स को जोड़ दो या दो निगेटिव वेक्टर्स को जोड़ दो तो हमें नल वेक्टर मिलता है। अब हम उस वेक्टर की आगे बात नहीं करते कि डायरेक्शन क्या होगा। मैग्नीट्यूड 0 है, डायरेक्शन की बात करना कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि है ही नहीं एरो, तो डायरेक्शन की बात क्या करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? नेगेटिव 0 हो जाएगा मतलब? नेगेटिव क्यों 0 होगा? अरे बच्चों बहुत छोटी सी चीज है, पता नहीं। हाँ बेटा। हाँ, नेगेटिव वेक्टर का एग्जांपल, जैसे वेक्टर ए है उसमें नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए जोड़ दोगे तो 0 वेक्टर मिल जाएगा। सिंपल है ना। नहीं नहीं, नेगेटिव वेक्टर क्यों बोलेंगे? हाँ, तो नेगेटिव वेक्टर का एग्जांपल है तो क्या हो गया? वही तो बता रहा हूं, नेगेटिव वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होगा। जैसे वेक्टर ए है, नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए ये हो गया, ठीक है। अब इनको जोड़ोगे तो क्या आंसर मिलेगा? मैं तुमसे पूछूं कि वेक्टर ए और बी को जोड़ दो तो क्या मिलेगा, बोलो। 0 बस नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते 0? क्योंकि ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। और ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। तो आप केवल 0 नहीं लिख सकते ना, क्योंकि दो वेक्टर क्वांटिटीज का जोड़ के क्या आएगा, बोलो। वेक्टर आएगा। तो हमने कहा कि यार इसको ना हम एक नया अलग सा वेक्टर डिफाइन कर देंगे और उसको 0 वेक्टर बोल देंगे, ठीक है। 0 वेक्टर ही नल वेक्टर, 0 वेक्टर ही नल वेक्टर भी होता है, लेकिन उसको निगेटिव ये सब नहीं बोलेंगे, ठीक है। नेगेटिव वेक्टर ये होता है, मैंने अभी बताया ना आपको एग्जांपल। हाँ, ये नेगेटिव वेक्टर है। वेक्टर ए इधर है। हाँ, इसको ऐड करेंगे तो 0 आएगा ना। पर मैं तुमको वेक्टर ए बोलूं और पूछो कि माइनस ऑफ वेक्टर ए किधर होगा, तो माइनस ऑफ वेक्टर ए इधर होगा। हाँ हाँ, और क्या। अरे सेम कैसे हो बेटा, कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? कैसे सेम हो जाएगा? जीरो जीरो वेक्टर तब मिल रहा है ना जब तुम बराबर वेक्टर्स को जोड़ रहे हो। निगेटिव वेक्टर है, मान लो मैं तुमसे बोलूं, देखो, एडिशन पे हो जाएगा 0। अगर मैं इनको जोड़ दूं तो नल मिलेगा। मैं इसको बोल दूं कि ए का निगेटिव वेक्टर 0 है, नहीं, इनको जोड़ूंगा तो 0 मिलेगा। नहीं समझ में आ रहा? क्लियर हुआ? बस हो गया, खत्म। हाँ हाँ हाँ। कॉम्प्लिकेटेड मतलब कैसे? हो तो देखना पड़ेगा मतलब। हाँ, मतलब बहुत ज्यादा ऐसे कॉम्प्लिकेटेड है तो ऑब्वियसली नहीं आएंगे, क्योंकि लिमिट है आपके पास कि हर क्वेश्चन को लगभग 1 मिनट मिल रहा है, तो फिर आप उसी हिसाब से सोच लो, है ना। लेकिन कॉन्सेप्चुअल है तो फिर थोड़े बहुत आ सकते हैं, ठीक है। हम्म।
बच्चों यहां तक क्लियर है? देखो अब ज्यादा तुम लोग फालतू इलोंगेट नहीं करो, तुम लोग को ना छोटी छोटी चीजों को बहुत ज्यादा इलोंगेट नहीं किया जाता है। पैरेलल वेक्टर क्लियर है? बोलो। नहीं आया समझ? पैरेलल वेक्टर नहीं आया है? एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल, निगेटिव वेक्टर, जीरो वेक्टर। अगला देखो बेटा, अगला देखो, को इनिशियल वेक्टर। अब सोचो बच्चों को इनिशियल वेक्टर क्या होते होंगे? को मतलब सेम, बस। हाँ, जो वेक्टर सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हो उनको क्या बोल देंगे? को इनिशियल वेक्टर। बोलो क्लियर है बेटा? हाँ। अब इसको देखो बहुत फैंसी तरीके से लिख दिया जाएगा, को इनिशियल वेक्टर और दोज वेक्टर विच हैव सेम इनिशियल पॉइंट। ठीक है, तो बहुत ज्यादा परेशान। को इनिशियल मतलब जिनका सेम पॉइंट से जो ओरिजिनेट हो रहा है वो को इनिशियल वेक्टर होते हैं। हेडिंग डालिए, को इनिशियल वेक्टर लिखवा देता हूं। वेक्टर्स which start from same point are called as co-initial vectors. Vectors which start from same point are called as co-initial vectors. लिख लिया बेटा? ठीक है, ठीक है। अब बच्चों देखिए, को इनिशियल वेक्टर का थोड़ा सा आप इंपॉर्टेंस समझिए। वैसे तो आपको लग रहा होगा ठीक है सर, सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, को इनिशियल वेक्टर होंगे। बच्चों थोड़ा सा एक इसका इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस मैं बताता हूं आपको। जब भी बच्चों आपको वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड करना होगा, है ना, तब आपको वेक्टर्स को इनिशियल वेक्टर बनाना पड़ेगा। मेरी बात सुनिएगा। जब भी आपको दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड करना हो, जैसे बच्चों मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बताता हूं। मान लीजिए बेटा एक वेक्टर आपके पास ऐसे लिखा हुआ है, ये वेक्टर ए है, ठीक है, और एक बेटा आपके पास वेक्टर बी मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है, ये वेक्टर बी है, ठीक है। अब आपसे सवाल में पूछ दिया कि वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल बता दो, ठीक है, या वेक्टर ए और बी के बीच का आपको एंगल फाइंड करना है। तो बच्चा हम लोग को कभी भी ना वेक्टर बी और ए के बीच में एंगल निकालना है, तो आप बी को शिफ्ट कर दो या ए को शिफ्ट कर दो, है ना, शिफ्ट करना पड़ेगा। जैसे वेक्टर ए को शिफ्ट कर दो या वेक्टर बी को शिफ्ट कर दो, आपकी चॉइस है, दोनों में से कोई भी एक वेक्टर उठा सकते हो। तो जिस वेक्टर को आप उठाओगे, जैसे मान लो मैं समझाने के लिए वेक्टर बी उठाता हूं, ठीक है, और वेक्टर बी को उठा के शिफ्ट करता हूं, तो जैसे ही बच्चों आप शिफ्ट करोगे, आपको ऐसे शिफ्ट करना है कि दोनों को इनिशियल वेक्टर बन जाए, मतलब दोनों सेम पॉइंट से ओरिजिनेट होते हुए दिखें, ठीक है ना। तो उनके बीच का जो एंगल होगा बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर्स, ठीक है। मेरी बात ध्यान सुनना। अगर आपने बी को शिफ्ट किया, बी को शिफ्ट किया मान लीजिए, लेकिन बच्चों आपने को इनिशियल वेक्टर नहीं बनाया, आपने बी को शिफ्ट किया और मान लीजिए बी को उठा के यहां पे रख दिया, ठीक है, बी को उठा के ऊपर रख दिया यहां पे। अब बच्चों इनके बीच में जो ये एंगल बनेगा, ये एंगल बिटवीन द वेक्टर्स नहीं है, दोनों के टेल्स जुड़ने चाहिए, टेल्स ज्वाइन करने चाहिए। तो आपको को इनिशियल वेक्टर बनाना पड़ेगा। जैसे वेक्टर बी को शिफ्ट कर दो, वेक्टर बी को यहां पे रख दो ऐसा। अब इनके बीच का जो एंगल होगा बच्चों, वो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स होगा। मेरी बात समझ में आई है बच्चों? थोड़ा बहुत। एक और एग्जांपल देता हूं, एक और। मान लो तुम्हें ए को शिफ्ट करना है, बी को नहीं शिफ्ट करना चाहते हो, ए को शिफ्ट करना है, तो ए को शिफ्ट कर दो, है ना। और ए को शिफ्ट भी करोगे तो ऐसा नहीं कि बेटा ए को, मान लो मैं ए को यहां लगा दूं, क्या बच्चों ये दोनों के बीच का एंगल डिफाइन हो सकता है या नहीं होगा? हाँ या ना? नहीं होगा। क्या बच्चों अब बताना, ए को शिफ्ट कर रहा हूं मैं, यहां पे लगा दूंगा, अब बच्चे इन दोनों के बीच का एंगल डिफाइन हो जाएगा क्या ये? मेरी बात क्लियर है आप सभी को? और एक और पॉइंट, वेक्टर को आप स्पेस में शिफ्ट कर सकते हो। जैसे ये वेक्टर ए है, तो मैं इसको बच्चों इस वेक्टर ए को उठा के यहां पे भी लिख सकता हूं ऐसा, ठीक है। आप वेक्टर ए को उठा के यहां पे लिख सकते हो, मतलब वेक्टर ए को उठा के यहां पे ड्रॉ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप वेक्टर को स्पेस में कहीं पे भी लगा सकते हो। ये वेक्टर यहां है, इसको यहां लगा दो, इसको यहां लगा दो, इसको यहां लगा दो, इसको यहां लगा दो। किस चीज का ध्यान रखना है बच्चों? वेक्टर की दो कैरेक्टरिस्टिक होती है। कौन कौन सी? वेक्टर की कौन सी दो कैरेक्टरिस्टिक होती है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर आपने
दोनों में से एक भी चीज चेंज नहीं की है तो आप वेक्टर को कहीं पे भी शिफ्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? ठीक है, जैसे वेक्टर बी अभी माइनस एक्स एक्सिस के लॉन्ग मान लो आप कह रहे हो, तो इसको यहां पे रख दूंगा मैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं वेक्टर बी को यहां रख दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने इसका डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड चेंज किया, मतलब वेक्टर बी इधर है, आपने बोला कि उसी मैग्नीट्यूड का वेक्टर भी मैं इधर ड्रॉ कर दूंगा। बच्चों क्या ये दोनों मतलब बराबर वेक्टर हो सकते हैं? क्या ये सेम होंगे? क्या ये क्या चीज अलग हो गई? मेरी बात समझ में आई है बेटा? इंपॉर्टेंस लिखो, सब हेडिंग डाल के कोई इनिशियल वेक्टर के नीचे इंपॉर्टेंस लिखो। टू फाइंड एंगल बिटवीन to find angle between two vectors, to find angle between two vectors, we make them co-initial vectors. In order to find angle between two vectors, we make them co-initial vectors. ठीक है बच्चों, एक एग्जांपल लिख लो, एग्जांपल के तौर पे दो वेक्टर ड्रॉ कर लो और लिख लो कि किस केस में ये ऐसे वेक्टर्स ड्रॉ करो, और फिर ये लिखो कि जब हम लोग बी को कोई इनिशियल बना देंगे ऐसे, तो इनके बीच में एंगल डिफाइन होगा, थीटा विल बी एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। अगर बच्चों टेल से टेल नहीं मैच हुआ, दोनों के टेल से टेल मैच होने चाहिए बेटा। अगर आपने हेड टेल मैच कर दिया तो वो एंगल बिटवीन वेक्टर्स नहीं होगा। आपने आपको हेड सॉरी टेल टू टेल ही मैच करना होगा, ध्यान रखना। हाँ बेटा बोलो। ठीक है लिखिए। मैंने मैंने एंगल वाली क्या, मैंने यही बोला कि एंगल वाली कौन सी लाइन बोली थी? हाँ हाँ, थैंक यू थैंक यू। टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वी मेक देम को इनिशियल वेक्टर। बच्चों ये प्लीज ये पॉइंट लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चों बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें, प्लीज को लिख लीजिए आप। और मुझे पता है जब मैं डीपी डिस्कशन करूंगा तो आप लोग पूछेंगे ये बात। डन है? अगला पॉइंट लिखिए बेटा, अगला पॉइंट लिखिए। हाँ इंपॉर्टेंस में बेटा अगला पॉइंट, या नोट बना के या जैसे भी, जनरल पॉइंट है, पूरे वेक्टर में वैलिड रहेगा ये। इफ वी don't change, if we don't change magnitude and direction of a vector, if we don't change magnitude and direction of a vector, we can translate it to we can translate it to we can translate it to anywhere in the space. मैं रिपीट कर देता हूं बच्चों, जो लोग नहीं सुन पाए थे ध्यान से सुन लीजिएगा। इफ वी डोंट चेंज direction and magnitude of a vector, it can be translated to anywhere in the space. बच्चों मेरी बात आप सभी को समझ में आई है? ठीक ठीक। तो बेटा को इनिशियल वेक्टर्स मैंने आपको बता दिए, को इनिशियल वेक्टर्स का क्या इंपॉर्टेंस है मैंने आपको बता दिया। और जो लास्ट पॉइंट बच्चों मैंने लिखाया है
वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखिएगा। जब मैं एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ाऊंगा या वेक्टर्स के बीच का एंगल आपको बताऊंगा तो बार बार उस चीज को मैं यूज करूंगा, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का नहीं चेंज करते हो तो उसको आप स्पेस में कहीं पे भी ड्रॉ करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूरी बात समझ में आ रही है बच्चों? याद रखोगे इस चीज को? हाँ, कोलिनियर वेक्टर। बच्चों अगली हेडिंग डालिए, कोलिनियर वेक्टर। वैसे तो बच्चों मैंने डेफिनेशन आपको बोर्ड में लिख दी है, लेकिन अगर किसी बच्चे को कुछ मतलब नाम से मतलब नाम से आइडिया लग रहा हो कि सर कोलिनियर वेक्टर का मतलब ये होता होगा, किसी बच्चे को आइडिया लग रहा हो कोलिनियर वेक्टर सर ये होता होगा, डेफिनेशन? हाँ, सेम लाइन पे हूं, एब्सोल्युटली। जैसे बच्चों ये वेक्टर ए मैंने ऐसे ड्रॉ किया है। हाँ, कोलिनियर वेक्टर नाम से समझ में आ रहा है बेटा। को मींस सेम, लिनियर मतलब लाइन। जो एक ही लाइन पे वेक्टर होंगे उनको कोलिनियर वेक्टर कहेंगे। बोलिए बेटा। कोलिनियर के लिए बोला था बेटा। कोल... बीच। अरे बेटा वो कोलिनियर के लिए नहीं बोला था बच्चे। ऐसे करोगे आप तो हम लोग कैसे कर पाएंगे। किसके लिए बोला था? को इनिशियल के लिए बोला था, है ना। दो चीजों को मिक्स मत। को इनिशियल क्लियर है आपको? को इनिशियल क्या होता है? को मतलब सेम, इनिशियल मतलब स्टार्ट। जो सेम पॉइंट से स्टार्ट हो वो को इनिशियल होंगे। बोलो क्लियर है? अगर मुझे दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है तो मुझे उन्हें को इनिशियल बनाना पड़ेगा। बोलिए क्लियर है? को इनिशियल, को लिनियर, को इनिशियल कर सकते हैं बेटा, कर सकते हैं। आप इसको शिफ्ट कर दो ना यहाँ पे तो को इनिशियल बन जाएंगे, बिल्कुल हो सकते हैं। तो बेटा कोलिनियर क्लियर हुआ। ऐसे वेक्टर जो सेम लाइन पे होंगे क्या उनको बच्चों कोलिनियर बोलेंगे? बोलो। इसको कोलिनियर बोल सकते हैं क्या बेटा? ये जो सी वेक्टर ड्रॉ कर दिया है ये क्या ए और बी का कोलिनियर वेक्टर है बेटा? ध्यान रखना। अच्छा एक और देखो, एक और मैं ड्रॉ कर रहा हूं, बताना ये कोलिनियर होगा कि नहीं। थोड़ा सा मान लो ये लाइन एक्सटेंडेड है और मैं आपके सामने ऐसा वेक्टर ड्रॉ कर देता हूं। ये कोलिनियर है क्या बच्चों? मतलब इसको ऑलमोस्ट लाइन पे ही समझना। ये ए बी और सी ये तीनों कोलिनियर होंगे, ठीक है बेटा। लिखिए वेक्टर्स lying on the same line, vectors lying on the same line are collinear vectors. Vectors lying on the same line are collinear vectors. अगला पॉइंट लिख लो बच्चों। एंगल बिटवीन देम कैन बी 0 और 180। एंगल बिटवीन देम कैन बी 0 और 180। लिख लिया बच्चों? ठीक है, बहुत बढ़िया। बच्चों ये एग्जांपल लिख लीजिए, एक लाइन ड्रॉ करिए, उसमें दो तीन वेक्टर ड्रॉ कर लीजिए और बोलिए कि डिपेंड करता है बेटा। आप अगर इसको शिफ्ट करके यहां पे ले आओ, है ना, कि बी को शिफ्ट करके यहां पे ले आओ तो बिल्कुल बन जाएंगे और बी कोलिनियर, मतलब को इनिशियल बन जाएंगे, है ना। कि अगर आप चाहो तो कर बना सकते हो कोलिनियर, सॉरी को इनिशियल बना सकते हो। आप बी को शिफ्ट करके यहां पे ले आओ। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक। अब बच्चों इसमें लिख दो ए बी सी आर कोलिनियर और बेटा डी को लिख देना डी इज नॉट कोलिनियर टू एबीसी। को इनिशियल हो सकता है, बिल्कुल शिफ्ट कर दोगे तो को इनिशियल बन जाएगा। नहीं वैसे आपसे नहीं पूछा जाएगा ऐसे कि कोलिनियर को इनिशियल हो सकते हैं, पर हाँ अगर आप बी को यहाँ पे शिफ्ट कर दोगे तो को इनिशियल बन जाएगा, बिल्कुल सही।
हाँ आ रही बेटा, आवाज आ रही है, आ रही है बेटा, आवाज आ रही है। नहीं, सिर्फ डेफिनेशन के लिए। राइट। कोई आपसे पूछ ले कि कोई इनिशियल वेक्टर या कोलिनियर वेक्टर, क्या ये कोलिनियर वेक्टर है, तो आपको पता होना चाहिए यार कोलिनियर करके कोई टर्म होता है, हाँ ये मतलब एक ही लाइन पे वेक्टर है तो कोलिनियर है, बस। ठीक है। हाँ, बी और सी अगर मैग्नीट्यूड बराबर होंगे तो होंगे, एंटी पैरेलल हो सकते हैं, बिल्कुल। चलो बच्चों आ जाओ, यूनिट वेक्टर की मुझे कोई डेफिनेशन बता दे बेटा आप में से। मैंने बताई है। वेरी गुड, डालिए हेडिंग यूनिट वेक्टर और लिखिए। डालिए बेटा हेडिंग यूनिट वेक्टर और लिखिए। वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1, वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1 is called as unit vector. Vector having magnitude 1 is called as unit vector. बच्चों हर वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा उसको यूनिट वेक्टर बोला जाएगा। अब थोड़ा सा यूनिट वेक्टर को बच्चों डिफाइन करने का तरीका अलग है, हम लोग थोड़ा सा यूनिट वेक्टर को ना रिप्रेजेंट अलग करते हैं। जैसे नॉर्मल वेक्टर है बेटा तो उसको वेक्टर ए लिख देंगे, ठीक है। लेकिन यूनिट वेक्टर के लिए बच्चों हम लोग एक स्पेशल टर्म यूज करते हैं, ऐसा ए कैप। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना, अगर ऐसा वेक्टर लिखा हुआ है तो इसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है बच्चों, है ना। लेकिन अगर ऐसा लिख दिया मैंने वेक्टर तो इसका हमेशा मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चों, जल्दी से बोल दो, 1। ठीक है, एक स्पेशल नोट बना के लिख लीजिए, यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड एज unit vector is always represented as हाँ बेटा, इसको आप ऐसा लिखिए रिप्रेजेंटेड एज, और फिर ये लिख लीजिए, ए लिख लीजिए और उसके ऊपर ऐसा कैप ड्रॉ कर दीजिए, ए लिख लीजिए उसके ऊपर कैप ड्रॉ कर दीजिए। और पढ़ते कैसे हैं बच्चों इसको, ए कैप। ए कैप पढ़ते हैं, ए हैट भी पढ़ देते हैं, लेकिन जनरली हम लोग ए कैप ही यूज करेंगे, ए कैप। डन है बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आओ अगला, बेस वेक्टर। अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये यूनिट बच्चों अब थोड़ा सा 1-2 मिनट हो जाएगा एक्सटेंड, लेकिन डेफिनेशन आज कर लेंगे। नहीं नहीं, बेस वेक्टर देखो बेटा, बेस वेक्टर बच्चों आप लोग को पता है कि 3 हमारे स्टैंडर्ड एक्सेस होते हैं बच्चों, बता दो जल्दी से कौन कौन से 3 स्टैंडर्ड एक्सेस होते हैं हमारे, एक्स वाई और जेड। ठीक है, आप सबको पता है बच्चों एक्स एक्सिस के अलोंग कौन सा यूनिट वेक्टर डिफाइन करते हैं, और वाई एक्सिस के अलोंग कौन सा यूनिट वेक्टर डिफाइन, और के अलोंग, जेड के अलोंग के कैप। बच्चों ये बेस वेक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, हर वेक्टर अभी मैं आगे आने वाले दिनों में आपको पढ़ाऊंगा, हर वेक्टर आई जे और के टर्म्स में लिखा जाएगा। ठीक है, जो पहले कभी आपने वेक्टर देखा तो आपको पता होगा। लिखिए बेस वेक्टर्स, वेक्टर्स सॉरी यूनिट वेक्टर्स, बेस वेक्टर की डेफिनेशन लिखिए बच्चों, यूनिट वेक्टर्स along unit vectors along x y and z axis, unit vectors along x y and z axis ब्रैकेट में लिख लीजिए बच्चों आई जे एंड के, ब्रैकेट में लिख लीजिए बच्चों आई जे एंड के are called as base vectors। लिख लिया बच्चों, ठीक है। बेस वेक्टर बच्चों जो लोग नहीं लिख पाए मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, यूनिट वेक्टर्स along x y and z axis
ब्रैकेट में आई जे एंड के आर कॉल्ड एज बेस वेक्टर्स, जिनको बेस वेक्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि सारे वेक्टर्स इन्हीं के टर्म्स में लिखे जाते हैं, ठीक है, इसलिए इनको बेस वेक्टर बोलते हैं। बोलो मेरी बात समझ में आई है बच्चों सबको? ठीक, ठीक है। आज अब मैं आपको कोई नई चीज नहीं पढ़ाऊंगा बच्चों, बस क्योंकि काफी सारी डेफिनेशंस हुई हैं तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं सबका, ताकि आप लोग को एहसास हो जाए कि जो हम लोगों ने पढ़ा है वो समझ में आया या नहीं। बच्चों मैं वेक्टर्स ड्रॉ कर रहा हूं, आप मुझे बता दो कि ये वेक्टर्स मैं ड्रॉ कर रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखना। ये वेक्टर्स किस किस कैटेगरी में आ सकते हैं? पैरेलल है क्या? एंटी पैरेलल? नेगेटिव वेक्टर? नेगेटिव? इक्वल वेक्टर? इक्वल? इक्वल हो सकते हैं बच्चों, कब इक्वल होंगे? तो बच्चों ये जो वेक्टर्स हैं ये दो कैटेगरी में क्वालिफाई होंगे बच्चों, कौन कौन से? इक्वल एंड, क्या बच्चों बात समझ में आ रही है? ये वेक्टर क्या बच्चों, ये वेक्टर किस कैटेगरी में आएंगे? एंटी पैरेलल। नेगेटिव हो सकते हैं, नेगेटिव नहीं हो सकते? बेटा ये एंटी पैरेलल है, नेगेटिव नहीं होंगे। क्यों नेगेटिव क्यों नहीं है? मैग्नीट्यूड अलग अलग है इसलिए नेगेटिव नहीं हो सकते, एंटी पैरेलल होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? क्या सारे इक्वल वेक्टर पैरेलल होंगे? क्या सारे इक्वल वेक्टर पैरेलल होंगे? क्या सारे निगेटिव वेक्टर एंटी पैरेलल होंगे? सारे निगेटिव वेक्टर एंटी पैरेलल होंगे? सारे निगेटिव वेक्टर बच्चों एंटी पैरेलल होंगे? यस, यस, यस। सारे निगेटिव एंटी पैरेलल हैं, सारे इक्वल पैरेलल हैं। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना? नल का मैग्नीट्यूड कितना? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना? इन वेक्टर्स को क्या बोलते हैं बच्चों जो सेम पॉइंट से निकलते हैं? सेम पॉइंट से निकलने वाले ऐसे वेक्टर जो सेम लाइन पे हो बेटा क्या बोलते हैं? क्लियर है सबको? बेस वेक्टर कौन कौन से हैं? बेस वेक्टर आई जे के। हाँ मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? ठीक है। डेफिनेशन, डेफिनेशन पढ़ के आना अगली क्लास में, अगली क्लास में इन्हीं पे बच्चों हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक है? और बेसिक टूल्स की बच्चों, बेसिक मैथमेटिकल टूल्स मैंने सब कुछ पढ़ा दिया, अब आप डीपीपी सॉल्व कर लीजिए, मैं एक एक करके सारी डिस्कशन कर दूंगा, ठीक है बच्चों? थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय। बाय बेटा, बाय बाय। हाँ बोलिए बेटा, बाय बाय।